बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस शख्सियत से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं वो हैं जनाब ज़ीशान खलील साहब। ये साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका तल्लुक रहा है और ये साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन के। तो इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत जो उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और कमज़ोर है, तो उसको बेहतर कैसे किया जाए और कारोबारी शख्सियात क्या सोच रही हैं, कारोबार जो है वो आजकल कैसे हैं, ये सारी बातें जो है ये ज़ीशान खलील साहब से पूछती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान साहब, आप बरानत रोड से आपका तल्लुक है, तो ये बताइएगा कि आपके फादर का क्या नाम? जी शेख खलील हैदर मरहूम, उन्होंने 1958 में बरामद रोड पे कारोबार शुरू किया था। जी किस चीज का? हमारा जी हार्डवेयर का इंटरनेशनल सोर्सिंग का बिजनेस है। पाकिस्तान में जितनी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, पार्ट्स वगैरह, आपके रॉ मटेरियल, सारी चीजें हम लोग 1958 1960 में जब कारोबार में चाइना को कोई जानता नहीं था, उस वक्त मेरे वाले साहब ने कारोबार शुरू किया था और इंटरनेशनल सोर्सिंग इंडेंटिंग का काम शुरू किया। तो जितनी भी इंडस्ट्री है उसको हम सप्लाईज देते हैं। तो अब माशाल्लाह आप इसी कारोबार को आगे लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं 1990 में जब मैं पढ़ रहा था तब से वाले साहब के साथ काम शुरू किया मैंने। माशाल्लाह आज 32 साल आपने तालीम ली? मेरी जी स्कूलिंग एक्सएम कॉलेज से है और बैचलर्स मैंने हैलिक कॉलेज से किया, फिर मास्टर्स मैंने पंजाब कॉलेज से किया जी मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो आजकल आप क्या देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, मईशत की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मुख्तलिफ कारखाने जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसको कैसे क्या गवर्नमेंट करे, क्या तजवीज़ देंगे कि हालात बेहतर हो सके? देखिए जी, इंसान को जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक, कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर आप चलें तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मगर अलमिया इस वक्त ये है कि टनल के एंड पे सिर्फ हमें अंधेरा ही नजर आ रहा है। वो थोड़ी सी रोशनी, चाहे एक माचिस की तीली की भी हो, तो हम होपफुल हो कि इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हालात बेहतर होंगे। देखिए हमारे बड़ों ने हमने यही कमाया और इंशाल्लाह यही लगाना है। मुल्क की जो मईशत है वो ताजर और इंडस्ट्रीज के सिर पे ही चलती है, इसलिए कि जाहिर बात है इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी टैक्सेस पे करते हैं, और मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये दो ही बेसिक तबके होते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न्स की डिटेल देख लें, उसमें भी ये दो हैं, सैलरीज के अलावा या एक्सपोर्ट्स वाले होते हैं। घूम फिर के जो भी स्क्वीजिंग होनी है, स्क्रू टाइट होना हम लोगों पे होना है। आज के जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत ही ब्लीक किस्म की सिचुएशन है। इंपोर्ट बिल्कुल कर्ब हो चुकी है आपकी। अब इंपोर्ट को इन लोगों ने कब इस पर्पस के लिए किया था जी कि हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स कम है, ठीक है जी, हम मान लेते हैं, हम इनको सपोर्ट कर देते हैं, मगर इन्होंने डॉलर्स के रिजर्व बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए? सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है, क्या इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियां ढूंढी? क्या इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल के अलावा किसी और सेक्टर को देखा? मैंने जब से होश संभाली मैं तो ये देखा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इतनी है, जबकि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के धागे बनाने के लिए भी आपको इंडिया से या अफगानिस्तान से कहीं और से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऑल्दो हमारी बंपर क्रॉप थी, इस साल तो एक अलमिया हो गया हमारा, एक आ गया सानिया था जी, हमारा सलाब आ गया जिसकी वजह से ये मामला खराब हो गया। मगर क्या हम लोग चीजें करते हैं? इस मौके पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा चाइना की। चाइना की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको हम अपना भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, जिसने हमें हर मुश्किल में सपोर्ट किया, कि वो लोग रॉ मटेरियल जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो $2 का करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, महंगा करते हैं ताकि दुनिया में उनका रॉ मटेरियल महंगा जाए, जिस मुल्क में जाएगा उसकी प्रोडक्शन महंगी हो, हम कंपेटिटिव रहे दुनिया में। वो रेज उसी की अगर फिनिश प्रोडक्ट में वो जाता है तो उसे बहुत सस्ती देते हैं। वाई? इसलिए वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उन लोगों को कारोबार करने का तरीका है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, जो भी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो अपना रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट करती है। अब डे बाय डे जिस तरह हम लोग डॉलर महंगा करते गए, डेफिनेटली हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होगी। गैस हमारी महंगी है, बिजली हमारी महंगी है। आप सिर्फ रीजन में देख लें, बांग्लादेश क्यों इतना आगे गया? हमारे बाद ही आजाद हुआ ना, हमसे टूट के गया, मगर उन लोगों ने वीएम ली, उनके पास आइडिया था। लोग वो भी यही हैं, हम भी यही हैं, मगर उनमें थोड़ा फर्क हो, ज्यादा नेशनलिस्ट है हमारे मुकाबले में। जिस तरह जुम्मे के खुतबे में कहा था ना, नफ्सी नफ्सी, मैं सिर्फ मुझे मिल जाए, मैं खा जाऊं, मैं संभाल लूं, मुल्क चलता रहेगा। 77 साल से अल्लाह के नाम पे लिया, कलमे के नाम पे मुल्क लिया, चल रहा, आज भी चलता जाएगा। इसलिए कि हमारा ईमान है कि 27वीं रात को पाकिस्तान आपने जिक्र किया बांग्लादेश का,
तो वहां पर क्या फर्क है? कोई बिजली सस्ती है या कोई लेबर सस्ती है, क्या मामला है? देखें जी, इस रीजन में जब हम compete करते हैं अपना बांग्लादेश के साथ, तो वहां सबसे बड़ा फर्क आपका गैस का आ जाता है। हमारी ठीक। गैस MMBTU में महंगी है। सेकेंडली बिजली का फर्क है। ये दो चीजें तो चलें किसी तरीके से ये टाइम टू टाइम हम लोग को रिलीफ दे देते हैं, मगर उसके अलावा 36 डिपार्टमेंट्स और हैं जो डेली बेस पे आपके दरवाजे पे खड़े होकर नॉक कर रहे होते हैं। कभी EOB आ जाता है, कभी ओल्ड आ जाता है, कभी WWF आ जाता है। किस किस को आप लोग देखेंगे? आप लोग वन विंडो ऑपरेशन बनाते हैं, तो क्यों नहीं आप इंडस्ट्रियलिस्ट को या अपने ट्रेडर को या इंपोर्टर्स को जो कि आपकी मईशत को चला रहे हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं? फैसिलिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि जी टैक्स आपने वसूल कर लिया, रिटर्न्स ले ली, और जिस बेचारे की रिटर्न किसी वजह से लेट होगी तो उसको नॉन फाइलर कर दिया, नॉन फाइलर का 15% टैक्स 30% पे ले गए। मेरी हार्ड एंड इनकम होती है, मैं बार बार उस पर टैक्स दूं, और डबल ट्रिपल टैक्सेशन पाकिस्तान में चल रही है, वेयरएज दुनिया में डबल टैक्सेशन कहीं भी नहीं है। हमारे यहां सिस्टम उल्टा है। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए जी, हम तजवीज ही दे सकते हैं कि खुदारा सुख का सांस लेने दें, बस। हम और कुछ नहीं कहते जी डॉलर सस्ता कर दें, अब हमारे टैक्सेस कम कर दें, हमें सुख का सांस लेने दें। जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी मुल्क में से, हम लोग कारोबार नहीं कर सकेंगे। कारोबार नहीं कर सकेंगे, मईशत नहीं चल सकेगी। अब किस किस सिर पे मईशत को लेके चलेंगे? सारी जिंदगी नोट छापते रहेंगे, नोट छापेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपकी, लोगों से कर्जा मांगते रहेंगे, अल्टीमेटली देना ही है। हर तीसरे महीने चौथे महीने जब डेट सर्विसिंग का टाइम आता है, मार्केट में 2 रुपए वाला डॉलर 4 रुपए पे चला जाता है। अनसर्टेनिटी है ना, लोगों को पता है जी कि गवर्नमेंट ने खरीदना मार्केट से, इन्होंने पेमेंट करनी बाद में जिस तरह भी होता है वो डेफर करा लेते हैं, उतनी देर में डॉलर्स उनके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बैंक्स हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? उनके पास क्या रिजर्व और ये डॉलर वगैरह उनके पास हैं? देखिए जी, बैंक्स के पास डेफिनेटली डॉलर्स हैं, रिजर्व्स हैं, मगर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उनकी नीयत नहीं है पेमेंट्स करने की। मैं कमर्शियल इंपोर्टर भी हूं, मेरे 4 डॉक्यूमेंट तकरीबन $1.25 के 2-2.5 महीने से बैंकों में पड़े हुए हैं जी। अच्छा, मैं बड़े छोटे लेवल का इंपोर्टर हूं। निशान साहब, पिछले दिनों अखबारात में भी और न्यूज में भी देखा कि सोयाबीन जो है वो पोल्ट्री से रिलेटेड वो है खुराक, तो वो उसके ना आने से पोल्ट्री की कीमत जो है वो रोज बरोज बढ़ रही है गोश्त की। तो उसका जो अल्टीमेटली जो उसका फर्क पड़ रहा है वो एक आम कंज्यूमर को है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें मैं पहले एक बात करूंगा कि कुछ अर्सा पहले एक साहब ने हमारे बड़े अच्छे ओहदे पे फाइल से, उन्होंने कहा जी कि अगर टमाटर महंगे हो गए तो खाने में दही डाल लें। ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। नहीं कहा ना, आज कुछ और कह सकते हैं वो जी। अगर आपके पास मुर्गी की अफोर्ड नहीं कर सकते तो कटे का गोश्त खा लें, ये तरीकाकार नहीं है। नहीं है। आपने रिलीफ क्या दिया? दूसरी बात है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड में देखें तो क्या वाकई ही ये जनरली आपकी सोयाबीन रुकी है या तो पर्पस था कुछ और? हम SRO निकाल के रातों रात बेनिफिट लेके SRO अगले दिन रिवर्स कर देते हैं, क्या इसके पीछे वो बैकग्राउंड तो नहीं है? ये चीजों को देखने वाला है। बेसिकली मुर्गी का गोश्त एक गरीब आदमी भी नहीं खाता, लेकिन 400, अभी मैं गुजर रहा था फ्लेमिंग रोड से, मैं 600 रुपए किलो बोनलेस गोश्त मिल रहा है। वो एक पाव खरीदने वाला बंदा 150 रुपए उसको चाहिए, ठीक है जी। और खाली गोश्त नहीं है, गोश्त में अगर वो दाल डालेगा 200 की दाल है, उसे बाकी मिसालें, एक वक्त की हांडी उसकी 600-700 रुपए की बनेगी। बिल्कुल ठीक। 10 वो रोटियां ले अपने घर के बच्चों के हिसाब से 200 रुपए की, वो तो आमदन नहीं है। 2000, 1000 रुपए एक टाइम का खाना, 2000 रुपए एक दिन का खाना हो गया। इसका मतलब है बिजली पानी गैस मार दे सबको, आप कोई परवाह नहीं है। 60,000 का महीने का उसको चाहिए जी, तो दिहाड़ीदार कहां से लाएगा? फिर होगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी। अल्लाह ना करे हम जा रहे होंगे तो हमसे छीने जाएंगे पैसे। अभी भी बहुत चीजें ऐसी जो कि रिपोर्टेड नहीं है जी। लोग डर के हमारे रिपोर्ट नहीं करते हैं जी कि 100 रुपया गया है, लिखा 200 जाएगा, 300 देना पड़ जाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है जी। नाज़रीन, आपने ज़ीशान खलील साहब की बातें मुलाज़ा की, तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि हुकूमत जो है उसे चाहिए कि, यानी हुकूमत तो खुद हुकूमत है, उसमें जो थिंक टैंक्स हैं वो तो हमसे भी बेहतर यानी जानते हैं। तो ये जो हमारे ताजे बरादरी के जो लोग हैं, तो ये इस वक्त परेशान हैं, इन्हें दर्द दिल है, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने जो अपना कारोबार कर रहे हैं, इनकी वजह से आगे बहुत सारी लेबर और दूसरे जो खानदान है वो इनकी वजह से वो खाना खा रहे हैं। तो अगर ये लोग डिसहार्ट हो गए, भाग गए, काम छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? तो अगर पाकिस्तान के हालात अल्लाह ना करे
उस खराबी की तरफ चले गए तो फिर क्या करेंगे। तो लिहाजा ये बात इस वक्त सोचने की है, बात समझने की है। बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनका भी हल निकल आता है, और ये हल जो है ये हुकूमत में ही निकालना है, अपने थिंक टैंक्स के साथ मिलके और ताजर बरादरी को साथ शामिल करके उनकी तजावीज़ के मुताबिक बेहतरी लाई जा सकती है। जनाब ज़ीशान खलील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।